हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में परावर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल शब्द का मतलब ही होता है दबा हुआ और उत्तल शब्द का मतलब होता है उठा हुआ। यानी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। यह गोलीय दर्पण किसी शीशे के गोले का एक हिस्सा है। यह शीशे के गोले को अगर हम लोग इस तरह से काट के निकालें और इसके उठे हुए सतह पर को पॉलिश कर दे तो परावर्तक सतह दबा हुआ हो जाता है। यह इस प्रकार का दिखता है। यह सतह उठा हुआ है, इसमें पॉलिश किया हुआ है और इसमें परावर्तन दबे हुए सतह से हो रहा है। अब इस दर्पण को देखकर आप कहेंगे कि इसकी आकृति इस तरह से क्यों नहीं बन रही। इसकी आकृति अगर ब्लैक बोर्ड पर हम इस तरह से बनाएं तो आपतित किरण और परावर्तित किरण को हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे। इसलिए 2 डायमेंशनल ब्लैक बोर्ड पर जब भी इस दर्पण को हम लोग रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं ताकि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को दिखा सके। तो आपको वहां से यह अवतल दर्पण इस तरह से दिखेगा। ये उठा हुआ सतह और ये पीछे का हिस्सा जो पॉलिश किया हुआ है ये इस तरह से दिखेगा। उसी तरह से ये उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए सतह पे पॉलिश किया हुआ है और परावर्तक सतह उठा हुआ है, यह आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है। अब आइए कि यह गोलीय दर्पण किसी शीशे के गोले का हिस्सा है तो उस गोले का जरूर कोई ना कोई केंद्र होगा जिसे सी वक्रता केंद्र कहते हैं, और एक काल्पनिक रेखा अगर हम लोग लेते हैं जो सी से होते हुए दर्पण को स्पर्श करती है, जिसे जहां दर्पण को स्पर्श करती है उसे पी ध्रुव पोल कहेंगे, और ये पी और सी के बीच में एक बिंदु लेते हैं जो एफ है। ये एफ क्या है आगे आपको बताएंगे। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो सी एफ और पी को मिलाती है इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। अब एक बार फिर से देखा जाए, पी क्या है ध्रुव है, एफ क्या है फोकस है, सी क्या है वक्रता केंद्र है। दर्पण में प्रत्येक दूरी को हम लोग P से नापेंगे। तो P से C तक की दूरी PC, इसे वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। P से F तक की दूरी इसे फोकस दूरी F कहते हैं। इन दोनों में एक संबंध है। क्या संबंध है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये F बराबर R/2 या R बराबर 2F। इससे क्या है कि कुछ आंखिक प्रश्न भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। इस फॉर्मूला से उसकी फोकस दूरी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा। अब यहां हम लोग अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम लोग उस अवतल दर्पण का फोकस करते हैं, एफ कहते हैं। आपको यहां दिखलाए थे, बताए थे, इसके बारे में बताएंगे। दूसरी बात कि यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें F से होकर परावर्तित होती है। दूसरी जस्ट इसका विपरीत, F यानी फोकस से होकर आपतित होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर परावर्तित होती है, यानी कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरी, वक्रता केंद्र C से होकर दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें C से ही होकर परावर्तित होती है। इसलिए यहां देखिएगा ये एरो मार्क दिखा रहा है कि ये C से होकर आपतित हो रही है, और ये एरो मार्क दिखा रहा है कि C से ही होकर परावर्तित हो रही है।
किसी भी अवतल दर्पण को जब हम प्रकाशीय स्रोत के नजदीक रखते हैं तो असंख्य किरणें निकलती हैं और उससे परावर्तित होती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कम से कम 3 किरणों के बारे में जानेंगे। क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें फोकस से होकर परावर्तित होती है और फोकस से होकर आपतित होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती हैं, और सी से होकर दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें सी से ही होकर परावर्तित होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वस्तु अवतल दर्पण के सामने वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखेंगे और किरण आरेख के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। लेकिन इसके पहले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रतिबिंब किसी परावर्तक सतह के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु से आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिबिंब के बनने के लिए वस्तु से आपतित होने वाली किरणों का परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलना आवश्यक। लेकिन प्रतिबिंब 2 प्रकार का है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। नाम से ही आप देख रहे हैं वास्तविक, जब वास्तव में कोई काम होता है तो उसे हम लोग वास्तविक कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। कभी कभी वास्तव में काम नहीं होता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यह काम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग आभासी कहते हैं। तो ठीक उसी तरह जब किसी वस्तु से आपतित होने वाली किरणें वास्तव में परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन कभी कभी किसी वस्तु से आपतित होने वाली किरणें परावर्तित होकर कहीं और चले जाती हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कल्पना करते हैं कि वो पीछे जाकर कहीं मिलेंगे, तो ऐसे इस तरह से बने हुए प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे समतल दर्पण, समतल दर्पण में किसी वस्तु को अगर हम लोग रखे हैं, यहां से देखिए इस समतल दर्पण से ये समतल दर्पण है, इसके पहले आपको बताए थे यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, यहां से एक किरण लंबवत इस पर आई, ये इसी ओर परावर्तित भी हुई, दूसरी किरण यहाँ आई और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर करते हुए ये इधर निकल गई। अब ये परावर्तित किरणें इधर और इधर, ये इधर कहीं नहीं मिलेंगी, तो ऐसा मानना है कि हम इसे पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो ये दर्पण के पीछे इस बिंदु पर मिलती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जिसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए घर में भी आप देखेंगे कि जब हम लोग दर्पण को रख करके अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो लगता है कि हमारा प्रतिबिंब दीवार या दर्पण के पीछे बन रहा है। ये आभासी प्रतिबिंब फिर हमें यहाँ मिलेगा, उस समय एक बार और आपको बताएंगे। अब आइए आते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति है जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं। मुख्य रूप से किरण आरेख पर ध्यान देंगे। अनंत का मतलब हुआ बहुत दूर, सी से बहुत दूर है। अनंत, मान लीजिए यह एक वस्तु है, अनंत पर है, तो प्राय अनंत से आने वाली किरणें समानांतर मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। इसलिए जहां इस वस्तु से आने वाली किरणों को हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर ले रहे हैं, तो ये ए से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपरावर्तन के बाद एफ से गुजरी। बी से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपरावर्तन के बाद एफ से गुजरी। इस वस्तु से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एफ पर मिल रही है, इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनेगा और वास्तव में ये मिल नहीं है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो क्या होगा। देखिए ये सी है, इधर अनंत, यहां वस्तु को हम रखें। यहां ध्यान देंगे ए से होकर 2 किरणें आपतित हो रही है। हम लोग 3 किरणों के बारे में सीखे हैं इसके पहले, कम से कम 2 किरणों को हम लोग लेते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है जो परावर्तन के बाद एफ से गुजर रही है। दूसरी किरण हमने सी से लिया है जो सी से होकर आपतित होती है और सी से ही होकर परावर्तित हो रही है। तो ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बनता है।
यानी कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ हम एक तीसरी किरण के बारे में भी जानते हैं कि अगर ये एफ से होकर किरण जाती तो ये परावर्तन के बाद में मुख के समांतर हो जाती, ये भी यहीं पर मिलती। तीसरा, जब वस्तु सी पर हो, यहां भी देखिए वस्तु को हमने सी पर रखा है, ये ए बी वस्तु है। ए बिंदु का प्रतिबिंब हमें ढूंढना है, इसलिए बिंदु ए से कम 2 किरणों को लेते हैं। यहां भी एक किरण मुख के समांतर हमने लिया जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरा, दूसरी किरण हमने एफ से होकर दर्पण पर पड़ा और ये परावर्तन के बाद मुख के समांतर हो गया। ये दोनों किरणें ठीक सी के नीचे यहां मिलती है। तो ये ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश सी पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार का बराबर बनता है। यानी कि जब वस्तु को सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब सी पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। चौथा, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, यहां देखिए वस्तु को सी और एफ के बीच में हमने लिया है ए बी। यहां भी ए से होने वाली 2 किरणें लेते हैं, एक मुख के समांतर आई और ये एफ से होकर निकल गई, दूसरी एफ से होकर दर्पण पर आपतित हुई और परावर्तन के बाद मुख के समांतर हो गई, ये देखिए यहां मिली। तो इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश सी और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब पांचवा स्थिति, जब वस्तु एफ पर हो। अगर वस्तु को हम लोग एफ पर लेते हैं तो यहां जो ए बी वस्तु है, ये ए बी वस्तु है, ए से 2 किरणें, एक किरण पुनः मुख के समांतर लिए जो एफ से होकर परावर्तित हो गई, दूसरी किरण ऐसी है जो सी से होते हुए ए से होते हुए दर्पण पर पड़ती है। चूंकि यह सी से होते हुए जा रही है इसलिए सी से ही होकर परावर्तित होती है। आप देख रहे हैं ये दोनों किरणें इधर समानांतर हो जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि ये किरणें इधर नहीं मिलेंगी, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये बहुत दूर जा करके मिलेंगी, यानी कि अनंत पर मिलेंगी। तो एक पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। इस तरह से 5 स्थितियों को हम लोगों ने देखा। अब इस अवतल दर्पण पर एक स्थिति और रह गई है जिसमें वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एक बार पुनः हम लोग देख लें कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब एफ पर बनता है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, और जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है, और जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये सभी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। एक स्थिति है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे।